नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कि कितने प्रकार के फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं और उनके फीचर्स, इंपॉर्टेंस और प्रोसेस के बारे में। और पहले चलते हैं कंसेप्ट के क्लियर करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर विथ डिसाइडिंग एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन एंड बाय होम इज टू बी डन। प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में एक ब्रिज, पुल बनाने का काम करता है। अगर हम फ्यूचर में क्या हम अचीव करना चाहते हैं तो हम प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर के बारे में एक प्लानिंग करते हैं, ब्रिज बनाते हैं जो कि प्रेजेंट को फ्यूचर से मिलाए। और हम इस एडवांस में सोचते हैं कि डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा करना है। तो ये हो गया प्लानिंग का कंसेप्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम चलेंगे इसेंशियल्स, या इसको इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग भी कह सकते हैं। पहला है क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, वेल डिफाइंड, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड गोल्स। मतलब clear objectives. With the help of planning we can achieve our objectives. When we are making the bridge between the present and future, then we can make a plan to achieve the objectives. हम प्लानिंग के हिसाब से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। दूसरा है इन्वायरमेंटल एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट मे इम्पैक्ट द प्लान। इन्वायरमेंटल एनालिसिस हम करते हैं प्लानिंग के हिसाब से। प्लानिंग में क्या करते हैं? प्लानिंग में इन्वायरमेंटल एनालिसिस करते हैं। प्लानिंग के हेल्प से हम इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो अफेक्ट करने वाले हैं फ्यूचर में, उनको हम प्लानिंग के हिसाब से समझते हैं। थर्ड है फॉरकास्टिंग, प्रेडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। हम प्लानिंग में जब करते हैं तो हम फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करते हैं। अवसर जो आने वाला है, जो कठिनाइयां आने वाली हैं फ्यूचर में, उसको हम फोरकास्ट पहले से कर लेते हैं। फोर्थ है अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन, आइडेंटिफाई मल्टीपल ऑप्शंस टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। हम जब प्लान करते हैं तो कई ऑप्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। कई जो ऑप्शन है आपके पास, कई तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, कई तरह से टूल्स और टेक्निक हैं, उनको यूज करके हम कई मल्टीपल ऑप्शन को यूज कर हम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करते हैं। फिफ्थ है इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, एसेसिंग द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑप्शन। हम अल्टरनेटिव जो हमारे पास हैं, कई प्रकार के साधन हैं, उनको हम बैड इफेक्ट, गुड इफेक्ट सभी को प्रकार की एनालिसिस करते हैं। सिक्स है सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट कोर्स। जब हम बैड इफेक्ट, प्रॉस एंड कॉन्स सभी अल्टरनेटिव्स का एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद हम जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन होता है उसी को हम चूज करते हैं। सातवां है इम्प्लीमेंटेशन। सब कुछ करने के बाद हम जो है पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, हम जो अपने प्लान हो उसको एक्शन में तब्दील करते हैं। आई होप आपको इसेंशियल्स जो है समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। पहला है सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव मतलब गोल और टारगेट को फिक्स करना। गोल और टारगेट को हम फिक्स कर लेते हैं पहले प्रोसेस में। दूसरा है डेवलपिंग प्रीमिसेस, मतलब क्रिएट पॉजिटिव एंड फेवरेबल कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। हम पॉजिटिव फेवरेबल कंडीशन ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करते हैं ताकि हम ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ सकें। उसके बाद क्या है लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? मेकिंग अल्टरनेटिव ऑफ ऑल लिस्ट एंड बेस्ट इज सिलेक्टेड। सभी अल्टरनेटिव का लिस्ट करते हैं और जो है उसके बाद क्या करते हैं इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव एंड कास्ट ऑफ ऑल अल्टरनेटिव फाइंड। हम सभी अल्टरनेटिव को कास्ट इवोल्यूट कर लेते हैं, उसके बाद सभी कास्ट का फाइंड करते हैं। उसके बाद सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव मतलब क्या? सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव मतलब क्या? इम्प्लीमेंट जैसे बेस्ट जो होता है अल्टरनेटिव उसको सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद है इम्प्लीमेंट द प्लान, अप्लाइड द बेस्ट अल्टरनेटिव। फॉलोअप में लास्ट में है कि रिमेनिंग विद द प्लान अनलेस द डिजायर्ड गोल अचीव्ड। जब तक गोल को अचीव ना कर सकें तब तक हम इसी प्लान के हिसाब से हम अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म करते रहें। सो दीज आर ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। अब हम चलते हैं ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, कंसेप्ट के बारे में। इट कैन बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, फाइनेंशियल, human resources to establish most productive relations for the achievement of a specific goal of the organization। इसमें कहा क्या गया है कि हम सभी जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको कंबाइन करते हैं और ताकि हम जो है एक
आसानी से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज को। ऑर्गेनाइजिंग में इसी की बात की चर्चा की गई है कि सभी जो है सभी जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन हो, सभी के एक आइडियल रिसोर्सेज में, आइडियल रेशियो में एक उनको कंबाइन किया है, और ताकि हम गोल को आसानी से अचीव कर सकें। उसके बाद क्या है, उसके बाद है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मतलब होता क्या है, यूनिवर्सल में हम हर जगह इसको यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी में तो होता क्या है कि हम जो हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है गोल ओरिएंटेड। ऑर्गेनाइजिंग हमेशा जो है, ऑर्गेनाइजिंग हम करते हैं किस लिए, गोल ओरिएंटेड होता है हमेशा, गोल टुवर्ड्स दिस ऑर्गेनाइजिंग। द मेन एम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज टुवर्ड द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, प्रोसेस मतलब एक प्रक्रिया के तहत ये ऑर्गेनाइजिंग में काम किया जाता है। चौथा है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क मतलब एक स्ट्रक्चर वे में काम किया जाता है ऑर्गेनाइजिंग में। ये नहीं है कि चाहे जो रैंडम या रफली आइडिया इसमें यूज हो सके, इसमें एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क यूज करते हैं एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद पांचवा है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर में अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आधार पर हम लेबर के जो एम्प्लॉई वर्कर्स हमारे पास हैं उनका डिवाइड करते हैं उनकी कैपेबिलिटी के आधार पर। उसके बाद कोऑर्डिनेशन हो गया, जब हम उनको उनकी कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर डिवाइड कर दिए उनको वर्क में, तो हम उसके बाद बेटर कोऑर्डिनेट करेंगे वर्कर को, ताकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और जो रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। सो दीज आर ऑल अबाउट द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसके बाद क्या है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द वर्क। इसमें क्या किया गया है कि टू आइडेंटिफाई व्हाट इज टू बी डन अकॉर्डिंग टू प्लान एंड डिवाइड द वर्क इनटू पार्ट। इसमें क्या क्या प्लान के हिसाब से अपने काम को डिवाइड कर लीजिए छोटे छोटे पार्ट में, ताकि जो हर पर्सन है उसको अपना काम पता हो और वो अपना बेटर एक्टिविटीज, बेटर प्रोडक्शन कर सके। उसके बाद क्या है, ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, मेकिंग द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। डिपार्टमेंटलाइजेशन जैसे हो गया, जैसे फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, और दूसरा क्या है डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे एक कंपनी में फंक्शनल होता है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस को, इस बेस पे आधार पर डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है। दूसरा डिविजनल हो गया, अगर एक कंपनी में टेक्सटाइल के लिए अलग है, कॉस्मेटिक के लिए अलग है, लेदर प्रोडक्ट के लिए अलग प्रोडक्शन हो रहा है, तो दीज आर ऑल द डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द वर्क। इसके बाद क्या है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। एवरी वर्क इज गिवन ड्यूटी ऑन द बेसिस ऑफ हिज क्वालिफिकेशन एंड टैलेंट विद द हेल्प ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। जो उनके हिसाब से, जो उनका जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो उनका क्वालिफिकेशन है, उसी के हिसाब से हम उनको ड्यूटी को असाइन करते हैं, ताकि वो एक्टिविटीज अपना चालू कर सकें। उसके बाद क्या है, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। हु विल रिपोर्ट टू होम, सबऑर्डिनेट रिपोर्ट सुपीरियर, एम्प्लॉय वर नो देयर सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट। एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कौन सबऑर्डिनेट है, कौन सुपीरियर हो, ताकि बेटर कोऑर्डिनेशन बना रहे। ये नहीं है कि अगर मान लीजिए किसी को पता नहीं है कौन उसका सुपीरियर, कौन सबऑर्डिनेट हो, तो बिहेवियर में भी गलत व्यवहार हो सकता है और इसका बैड इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए जो है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होता है कि सबको पता रहता है कि अपना जो है कि किसका कौन सुपीरियर है और किसका कौन सबऑर्डिनेट है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टाफिंग के बारे में। It is the process of determining the manpower needed to meet the company's objectives and recruiting, selecting, training and developing the new and existing employees. इसमें क्या रहता है, finding the right person for right job, having the right qualification, doing the right job at the right time. इसमें क्या रहता है कि हम जो राइट पर्सन है, जो उस पोस्ट के हिसाब से राइट पर्सन है, उसकी कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन के आधार पर उसी को हम जो है काम अलाट करते हैं, वर्क अलाट करते हैं, वो उस जॉब के पोजीशन पे उनको रिक्रूट करते हैं और सिलेक्ट करते हैं, ताकि हमको जो है डूइंग द राइट जॉब, जो सही वर्कर है उस जॉब के लिए सही डिसाइड हुआ है, वही वर्कर वहां पर काम करे, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। उसके बाद क्या है, हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग के बारे में। क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्टाफिंग जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कंपिटेंट पर्सनल। पहला क्या है, पोस्ट को कंपिटेंट वर्कर से फुलफिल करना, जो उस लायक हो उसी हिसाब से उसको बंद करना, उसी हिसाब से उस जॉब को असाइन करना। उसके बाद क्या है, प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। तो हमने पहले ही बात किया, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन वर्कर का होना चाहिए, किया जाए। मतलब क्या, जो उस पोस्ट के लायक है उसी को जो राइट पर्सन को असाइन किया जाए राइट जॉब। उसके बाद क्या, थर्ड क्या, ग्रोथ ऑफ इंटरप्राइज। स्टाफिंग की वजह से
जो है ग्रोथ होता है इंटरप्राइज का। अगर स्टाफिंग कर रहे हैं, फाइंड द राइट पर्सन को असाइन कर रहे हैं राइट जॉब के लिए, तो आसानी से आपकी ग्रोथ जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होना ही है। उसके बाद क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जो हमारे स्किल वर्कर्स हैं, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, एम्प्लॉय वर्कर हैं, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। उनका जो है, जो उनके पास रिसोर्सेज हैं, जो उनके पास स्किल हैं, उनका हम ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, ताकि हम जो है प्रोडक्शन अच्छे बेटर वे में कर सकें और अपने जो है प्रोडक्शन को अचीव कर सकें, आउटपुट को आसानी से निकाल सकें। उसके बाद क्या है, हेल्प्स इन कंपीटिंग। जो आज यू हैव अवेयर अबाउट इट व्हाट टाइप ऑफ कंपटीशन नाउ इन द प्रेजेंट टाइम। तो इसमें क्या है, आजकल प्रेजेंट टाइम में कितना बड़ा कंपटीशन है, हर जगह जो कट थॉट कंपटीशन चल रहा है, हर जगह भाग दौड़ मची हुई है कंपटीशन के जरिए। तो अगर हम राइट पर्सन को राइट जॉब अलॉट करेंगे तो आसानी से जो है आपका जो कम्पीट कर पाएंगे आपके मार्केट में, आपके बिजनेस इन्वायरमेंट में। उसके बाद क्या है, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। जब जो जॉब जॉब जिसके लिए बना है, अगर उसको असाइन किया जा रहा है तो उसका जो है जॉब सेटिस्फैक्शन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको क्या करना है, उसका स्किल क्या है, उस स्किल के हिसाब से वो काम करेगा। तो उसको सेटिस्फाई भी होगा, उसका मोरल भी, उसका जो मोटिवेट होगा, वो काम के प्रति वफादार होगा और मन लगा के काम करेगा ऑर्गेनाइजेशन में। सो दीज आर ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग के बारे में, प्रक्रिया क्या क्या होती है। पहला क्या है, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैन पावर रिक्वायरमेंट मतलब एस्टिमेट नंबर एंड टाइप ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किस प्रकार की मैन पावर, किस प्रकार के वर्कर्स और एम्प्लॉयज की आवश्यकता है हमारे कंपनी में एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, प्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद क्या है, रिक्रूटिंग करेंगे। हम क्या करेंगे, इनवाइटिंग लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन, मोटिवेट मोर एंड मोर एप्लीकेंट ऑन लार्ज स्केल पे। हम लार्ज स्केल पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस जारी करेंगे, एक हम नोटिफिकेशन देंगे या फिर कह सकते हैं एडवर्टाइज देंगे कि हमारे यहाँ पर रिक्रूटमेंट की आवश्यकता है, हमारे पर इतने वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज की आवश्यकता है, तो रिक्रूटमेंट की नोटिस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब रिक्रूटमेंट आ जाएंगे, इनवाइट जब एप्लीकेंट्स आ जाएंगे, उसके बाद क्या है, सिलेक्ट द सुटेबल कैंडिडेट। इसमें होता क्या है, रिक्रूटमेंट जो है पॉजिटिव प्रोसेस होता है, जबकि ये निगेटिव प्रोसेस होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या, क्योंकि इसमें रिजेक्टेड पर्सन ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू सिलेक्टेड कैंडिडेट की अपेक्षा। तो हम सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, इशूइंग अपॉइंटमेंट लेटर टू सिलेक्टेड कैंडिडेट। और ओरिएंटेशन मतलब इंट्रोडक्शन सिलेक्टेड कैंडिडेट टू एग्जिस्टिंग वर्कर्स। पहली बात तो हम अपॉइंटमेंट लेटर देंगे जो सिलेक्ट हुआ है, और उसके बाद उनको हम, जो हमारे एग्जिस्टिंग वर्कर हैं, जो पहले से काम कर रहे हैं कंपनी में, उनको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे कि ताकि बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके एक दूसरे के बीच में। उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब उनको हमने रिक्रूट कर लिया, सिलेक्ट कर लिया कंपनी में, तो अपने हिसाब से हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देंगे, किस टाइप की मशीनरी है, किस टाइप का इन्वायरमेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उस हिसाब से जो कि वो जल्दी से इस इन्वायरमेंट में ढल जाएं और अपने आप को एक फैमिली जैसा महसूस करें, और जो है उसके बाद अपने काम में एकदम मन लगा के काम करें। सो दीज आर ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। अब हम बात करेंगे डायरेक्टिंग के बारे में, डायरेक्टिंग कंसेप्ट के बारे में कि डायरेक्टिंग में क्या क्या होता है। इट इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट in concerned with instructing, guiding and inspiring and motivate people in organization to achieve its objective motivation। उसके बाद डायरेक्टिंग होता क्या है, डायरेक्टिंग होता है कि जो हम जब हम इंस्ट्रक्शन, गाइड, इंस्पायर, मोटिवेट को कंबाइन कर देते हैं, तो उसी को डायरेक्टिंग कहते हैं। दिस वर्क इज परफॉर्म बाय सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट। ये जो सुपीरियर करता है सबऑर्डिनेट के लिए। इसमें डायरेक्ट मतलब होता है एक तरह का निर्देशन, इस कहते हैं निर्देश देना सुपीरियर सबऑर्डिनेट को। और उसके बाद हम देखें नीचे क्या होता है, नेचर और फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। नेचर और फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग में क्या क्या है, पहला है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। वर्कर्स आर एक्टिव व्हेन दे आर डायरेक्टिंग गिवन। जब डायरेक्टिंग एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करेगा, एक इंस्ट्रक्शन देगा, तो वर्कर एक्टिव रहेंगे। उसके बाद क्या है, कंटिन्यूइंग फंक्शन। एक्टिविटीज आर परफॉर्म कंटिन्यूसली अनलेस द डिजायर्ड गोल इज अचीव्ड। जब तक हम जो मेन प्लान, डिजायर्ड प्लान बनाए हैं, उसको जब तक अचीव नहीं करें, तब तक ये फंक्शन हमेशा एक्टिविटी लगातार परफॉर्म की जाती रहेंगी। उसके बाद डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, डायरेक्टिंग हर जगह परफॉर्म होती है। हर जगह जो है इंस्ट्रक्शन दिया जाता है सुपीरियर को सबऑर्डिनेट के लिए।
उसके बाद क्या है, डायरेक्टिंग टेक्स फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग क्या होता है, सुपीरियर डायरेक्टर सबऑर्डिनेट, जो सुपीरियर ऊपर टॉप लेवल में होता है वो अपने लोअर लेवल सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देता है, तो इसी को कहते हैं डायरेक्टिव फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। उसके बाद परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है। डायरेक्टिंग ऑफ सक्सेसफुल आर डिपेंड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर। इसमें सिंपल सा है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है कि अगर डायरेक्टिंग जो है जो इंस्ट्रक्शन दिया है, गाइड किया है सुपीरियर सबऑर्डिनेट को, अगर गोल अगर जो परफॉर्मेंस अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया तब तो अच्छी बात है, तब डायरेक्टिंग यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे आज का, अब इसके बाद लास्ट है फंक्शनल मैनेजमेंट की कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग इट मीन्स कंपेरिजन बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान्ड output to find out the reasons for deviation and take corrective measures to stop such deviation in futures। सबसे सिंपल फंक्शनल मैनेजमेंट यही है कि, और सबसे मेन भी कह सकते हैं आप, कि जो हमने प्लान बनाया था पहले और जो हमारा प्लान जो अब जाके डिजायर मतलब जो अब अचीव हुआ है उसमें कहीं डेविएशन तो नहीं है। इस डेविएशन को जांचने के लिए, इस डेविएशन को मेजर करने के लिए और इसको सॉल्व करने के लिए इसी को तो हम कंट्रोलिंग करते हैं। जो हमने प्लान बनाया था, जैसे मान लीजिए हम 10,000 प्रोडक्शन करना है, प्लान बना लिया और हमारा जो एक्चुअल आउटपुट आया 8,000 आया, तो ये तो नेगेटिव डिवीजन हो गया, हमारा पूरा गोल अचीव नहीं हुआ। इसी डिवीजन को मेजर करने के लिए, इसी डिवीजन को जानने के बाद इसको करेक्ट करने के लिए हम कंट्रोलिंग करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कंट्रोलिंग के नेचर्स के बारे में, कि कंट्रोलिंग की क्या क्या नेचर्स होते हैं। पहला है गोल ओरिएंटेड फंक्शन होता है, तो सिंपल सा है कि गोल ओरिएंटेड फंक्शन होता है जब तक हम जो अपना प्लान परफॉर्मेंस है उसको अचीव करने के लिए हम कंट्रोलिंग करते हैं। उसके बाद क्या है, कंट्रोलिंग इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन, इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल। कंट्रोलिंग जो होता है ये हर जगह अप्लाई होता है, चाहे वो टॉप लेवल पे हो, चाहे मिडिल, चाहे लोअर लेवल हो। उसके बाद क्या है, कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। इसमें क्या किया, सिंपल सा है कि कंट्रोलिंग ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि कंट्रोलिंग के इस फीचर के बारे में, नेचर्स के बारे में, जो बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग होता है। बोथ बैकवर्ड लुकिंग मतलब व्हेन वी आर फाइंड द डेविएशन देन वी एनालाइज द स्टेप व्हाट आर द रीजन, वी रिटर्न बैक एंड वी फाइंड द डेविएशन। जब हम बैकवर्ड लुकिंग सिंपल्स क्या होता है कि जब हम डेविएशन जान जाते हैं, जब एक्चुअल आउटपुट आने के बाद, तब हम बैक होते हैं कि कौन क्या डेविएशन है, किस कारण ये डेविएशन आया है, नेगेटिव डेविएशन आया है या पॉजिटिव डेविएशन किस कारण आया है, तो इसलिए बोथ बैकवर्ड लुकिंग करते हैं। और जब हम करेक्ट मिस्टेक करेक्ट करते हैं देन वी आर गोइंग टू फॉरवर्ड, तो जब हम फॉरवर्ड चले जाते हैं इसको इसीलिए इसे फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी कहा गया है। और उसके बाद क्या है, कंट्रोलिंग कंटिन्यू फंक्शन, जब तक हमारा जो डिजायर्ड गोल नहीं अचीव होता तब तक कंट्रोलिंग लगातार चलता रहता है। सो दीज आर ऑल अबाउट द नेचर ऑफ फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग के बारे में। तो पहला प्रोसेस क्या है, सेटिंग अप ऑफ टारगेट्स। सेटिंग अप टारगेट्स आर स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं। पहला सिंपल सा है प्रोसेस में कि जो गोल और टारगेट को फिक्स करते हैं, टारगेट मस्ट भी अचीवेबल रहना चाहिए। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमने अपने स्टैंडर्ड या टारगेट को सेट कर लिया, अपने रिसोर्सेज के जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसी के हिसाब से हम अपने गोल को, टारगेट को फिक्स करते हैं। उसके बाद मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। मेजरिंग परफॉर्मेंस क्या मतलब होता है, मेजर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। जब हम अपने टारगेट को सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है वर्कर परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर को मेजर करते हैं कि किस प्रकार की उनकी परफॉर्मेंस है, किस प्रकार का आउटपुट आ रहा है कंपनी में। कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड। उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर शुड बी कंपेयर्ड विद द प्लान्ड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आया है वर्कर का, जितना आउटपुट जिन्होंने प्रोडक्शन किया है, जिन्होंने जितना मटेरियल प्रोडक्शन किया है, ये बनाया है, उसको हम जो प्लान किया गया था उसको हम कंपेयर करते हैं। उसके बाद एनालाइजिंग डिवीजन। अगर कोई भी डिवीजन आया, चाहे वो पॉजिटिव डिवीजन आया तब भी हम चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं, चाहे नेगेटिव आया तब तो हम करेंगे, ये नेचुरल सी बात है। उसके बाद टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। जब अगर कोई भी पॉजिटिव डिवीजन है तब तो अच्छी बात है, तब नहीं करें तब तो अच्छी बात है कंपनी के लिए कि हमारे वर्कर जो है स्किल्ड हैं या फिर मन लगा के काम किए, टाइम टू टाइम काम किए, तभी मार्केट जाके पॉजिटिव डिवीजन आया है, मतलब जितना प्लान किया तो उससे ज़्यादा आ गया। और अगर जितना प्लान किया तो उससे कम आया, इसका मतलब सही से काम नहीं हुआ है, या फिर हमारे जो है
जो है वर्कर जो ट्रेंड नहीं है, टू करेक्ट करेक्ट द डेविएशन द फैक्टर वी क्रिएट ए स्टेप टेकिंग करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, और कई प्रकार के स्टेप लिए जाते हैं कंपनी में, ताकि हम उस डेविएशन के बारे में, रीजन के बारे में जान सकें कि क्यों हमारे जो है नेगेटिव डेविएशन आया कंपनी में, जो हमारा जो प्लान्ड आउटपुट था, जो प्लान्ड परफॉर्मेंस था, वो क्यों नहीं अचीव हो पाया। उसके लिए हम जो है अपना करेक्ट मेजर्स स्टेप उठाते हैं। सो दीज आर ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड इट्स नेचर एंड प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।